भारत की आन बान शान और हमारे देश की पहचान जिसे हम कहते हैं भारतीय सैनिक। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। इस समय हम पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश राज्य के जो कि देवास जिला है, उसका एक कस्बा है हाटपिपलिया। इस कड़ाके की ठंड में हम यहाँ पहुंचे हुए हैं और मेरे सामने जो आप देख रहे हो, जो कि इस समय सूबेदार संतोष गुनावत साहब हमारे बीच में मौजूद है। तो नमस्कार। सबसे पहले तो सर हम आपका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया जी। आज न्यूज़ 7 को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे आप लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया और मेरे इंटरव्यू के लिए आप लोग आए हैं, तो दिल से शुक्रगुजार हूँ और आशा करता हूँ कि आपका न्यूज़ चैनल इसी तरीके से तरक्की करता रहे और आप इसी तरह से अच्छी और सटीक न्यूज़ लोगों को दिखाते रहे। थैंक यू सर। जय जवान और जय किसान हमारे देश के लिए हम जो नारे लगाते हैं, जो सैनिक है जो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करते हैं, किस प्रकार से उनका एक जीवन होता है, जीवन शैली होती है, हम पिक्चरों में देखते हैं। और किसान किस प्रकार से मेहनत करता है, जो अन्नदाता है देश का, वो किस प्रकार से मेहनत करता है। तो आज हमारे बीच में जो कि सूबेदार रैंक पे पहुंचने वाले एक छोटे से गांव कस्बे से बिलोंग करते हुए हमारे बीच में जो कि संतोष गुनाव साहब है, उनसे ही उनकी जुबानी हम सुनेंगे। सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं सर? जैसा कि अभी आपने बताया कि मध्य प्रदेश का देवास जिला, जी तो मैं मध्य प्रदेश के देवास जिले की बागली तहसील का ग्राम देव पिपलिया जी से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म वहीं हुआ और वहीं से मैंने अपनी प्राइमरी की मतलब पढ़ाई पूरी की। प्राथमिक जब मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मैं मिडिल क्लास हायर एजुकेशन के लिए नजदीकी शहर है, कस्बा बोल रहा हूँ आप, तकरीबन मेरे गांव से 5 से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है हाट पिपलिया, जी जहाँ पर फिलहाल हम अभी लोग बैठे हुए हैं। जी सर। बाकी की मैंने पढ़ाई हायर एजुकेशन मैंने वहाँ पे की और तकरीबन मैंने 12th पास करने के बाद 1996 अक्टूबर 1996 में सेना ज्वाइन कर ली। जी तो ये मेरी जो बेसिकली जर्नी है। मेरे पिताजी किसान परिवार से थे, हम लोग किसान परिवार से आते हैं क्या और बात है। काफी मतलब स्ट्रगल मतलब जीवन था हमारा, काफी संघर्ष भरा जीवन था। जैसे कि अभी आपने कुछ देर पहले बताया कि जय जवान और जय किसान, हमारे देश में यही नारा लगाया जाता है, जय तो जवान सर जय दोनों किसान। चीजें मैंने यहाँ पे दिखाई देती है, जय हम्म जवान जय किसान का नारा आपके लाइफ में पूरा होता है, क्योंकि आपने कहा कि आपके जो पिताजी थे, हम्म। जो पिताजी थे का मतलब। हाँ, अभी वो मेरे पिताजी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अभी सितंबर के इसी साल 2024 में, लास्ट ईयर 2024 में ओह सितंबर के सो महीने वेरी में वो सॉरी। उनका स्वर्गवास हो गया। हम हमारे चैनल के माध्यम से आदरणीय पिताजी को हम यहाँ पे श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और उनकी जो इच्छाएं थी उनके सुपुत्र के लिए वो पूरी हुई है। तो सर हम एक बात ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि जय जवान और जय किसान का नारा आपके लाइफ में पूरा होता, तो सर ऐसी क्या बात आपके दिल में गहन कर गई कि आप सेना में चले जाते हो सर? हाँ, सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका ये, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस हर व्यक्ति के लिए है, भारत के हर नागरिक के लिए वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि सेना में क्यों चला गया। कुछ देर पहले अभी आपने बोला जय जवान जय किसान, जवान और किसान ही इस देश की लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन का मतलब ये है कि ये सीधे लोगों के ऊपर प्रभाव डालते हैं। जी बाकी जो सारे सिस्टम है या बाकी जो चीजें, बाकी जो सर्विसेज हैं, वो क्या है, सीधे तौर पे हमारे देश की उसमें हमारे देश की तरक्की हो या हमारे देश का मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिमोलाइजेशन हो जाए, उसके ऊपर इतना प्रभावित नहीं करता, सीधे तौर पे प्रभावित नहीं करता। लेकिन किसान और जवान, अगर ये दो लोग ना हो तो हमारी जो लाइफ लाइन है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई, हमारी जो अर्थव्यवस्था या हमारी जो आर्थिक शक्ति बोलो जी या चाहे या हमारी क्या बोलते हैं सुरक्षा, हमारे देश की सुरक्षा, सुरक्षा से संबंधित शक्ति बोलो, वो क्या है, कमजोर पड़ जाएगी। तो ये दोनों क्या है, लाइफ लाइन है, जय जवान जय किसान। ये प्राइमरी, इनको बोलोगे फर्स्ट लाइन सेवक बोलेंगे हम, जी फर्स्ट लाइन सेवक, यानी कि पहले लोग हैं कि जिनके बदौलत देश चलता है। सीमा पे जवान मुस्तैदी से ड्यूटी देता है, तभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सुरक्षित बिल्कुल बैठे बिल्कुल हुए हैं। सर। रात में किसान चाहे कितनी भी कड़ाके की सर्दी क्यों ना गिर रही हो, रात में खेत में पानी देता है, अन्न उगाता है, अन्न पैदा करता है,
अन्न पैदा करता तो क्या अकेला किसान तो खा नहीं जाता उसको, बाकी लोग भी तो खाते हैं। बराबर। तो अगर किसान अपना काम करना छोड़ देगा तो हम लोग सारे कहीं ना कहीं सीधा जो हमारा प्रभाव किससे आता है, भाई सबसे पहली चीज क्या इंसान की है, रोटी कपड़ा और मकान। तो जब बिल्कुल आपको बिल्कुल। रोटी ही नहीं मिलेगी, अन्न ही नहीं मिलेगा, तब कहाँ से बढ़ पाओगे। इसी तरीके से अगर सेना मजबूत नहीं होगी, स्ट्रांग नहीं होगी, बॉर्डर हमारे कमजोर होंगे, तो कोई भी आके हम पर कब्जा कर लेगा, हमारा घर सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर आपके घर की दीवारें मजबूत नहीं है तो आपका घर में कोई भी सेंध लगा देगा, सेंध मार सकता है ना। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान। और रही बात मेरी सेना में जाने की, तो मुझे है ना, जब मैं बच्चा था, और मैं ही बच्चा नहीं, कोई भी बच्चा जब वो स्टूडेंट लाइफ में जीता है, और 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, उस समय एक राष्ट्रीय गीत बजता था, राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत समझ लो, राष्ट्रीय गीत था, लता मंगेशकर की आवाज वाला गाना था वो, हे मेरे वतन के लोगों क्या बात है। जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको उनकी याद करो कुर्बानी। जब भी मैं वो गाना सुनता था तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। रोंगटे खड़े होने का मतलब कि मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। मैं जिस देश में रहता हूँ, जिस जमीन पे रहता हूँ, जिस मिट्टी का अन्न खाता हूँ, जिस धरती का पानी पीता हूँ, और जिसमें मेरी तरक्की, मेरे परिवार की तरक्की और सबका ग्रोथ है, मेरे पूरे परिवार की ग्रोथ है, उसके प्रति मेरी वफादारी है। तो मुझे शुरू से इंडियन आर्मी पसंद थी, क्या और बात। मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी इंडियन आर्मी की वर्दी। मुझे जुनून था कि मुझे सेना में ही जाना है, चाहे मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे सेना ही ज्वाइन करनी है। सर बता पाएंगे वो कौन सा दिन था जब पहली बार आप सेना में गए थे, वो जैसे कौन सा दिन था सर वो? हाँ, मुझे आज भी याद है। वर्ष था 1996, ओके। महीना था अक्टूबर, और तारीख थी 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर। हाँ, तो दशहरे का दिन था, दशहरे के एक दिन बाद 25 अक्टूबर था, और उसी दिन मैं दशहरा मनाया। दशहरा मना के मैं अपने घर से निकल गया इंडियन आर्मी के लिए। मैंने सीधे रिपोर्ट की महू में, और महू से फिर जहाँ पे मुझे भेजना था सर उन लोगों महू ने। में कितने समय रहे? महू मतलब जो मध्य प्रदेश। हाँ, जी। मध्य प्रदेश का महू। महू के अंदर मैं टोटली तकरीबन 2 दिन के लगभग रहा वहाँ पे। दो जी। दिन के बाद हम लोगों को वहां से डिस्पैच कर दिया गया ट्रेनिंग के लिए जबलपुर। जी। जबलपुर में मध्य प्रदेश में ही है। तो जबलपुर में कितने दिन या महीने की ट्रेनिंग हुई सर आपकी? हाँ, हर एक जवान या हर एक सोल्जर की बेसिक ट्रेनिंग है। बाद में बेसिक ट्रेनिंग होने के बाद में क्या उसका आजीवन वो सेना में क्या काम करेगा, उससे करने कंसर्निंग उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो और बेसिक ट्रेनिंग सभी के लिए लागू है। अच्छा। हर व्यक्ति, हर सोल्जर 5 महीने की बेसिक ट्रेनिंग करता ही करता है, जिसमें उसको हथियार चलाना, सेल्फ डिफेंस, और मतलब लड़ाई के लिए उसको फिजिकली प्रिपेयर करना। तो ये 5 महीने की ट्रेनिंग मैंने वहाँ पे जबलपुर में की। इसके बाद 1.5 साल की ट्रेनिंग मैंने, जो मेरा काम है, जिस काम को मैंने सेना में अंजाम दिया, उस काम के लिए मैंने ट्रेनिंग हासिल की। वो 1.5 साल की ट्रेनिंग थी, तो तकरीबन मैं 2 साल जबलपुर में रहा। तो सर वो जो तो क्या काम था, जैसा आपने बोला आपका क्या बेसिकली काम सेना में था सर? हाँ, देखो सेना एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया ओके। का, एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है सेना। सेना में सभी के अपने अपने काम होते हैं। इन्फेंट्री होती है, जैसे लड़ाई का काम करती है। आर्टिलरी है, तो वो भी लड़ाई का ही काम करती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं रहती है, वो सपोर्ट करती है लड़ाई में। जी। ठीक है। उसी तरीके से सप्लाई वाले होते हैं, आर्मी सप्लाई कोर, जो कि राशन पानी रसद, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं जी। सेना का, जी। उनको खाद्य सामग्री पहुंचाना समय समय पे, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, वो उनका काम होता है। उसी तरीके से सेना में संचार की व्यवस्था, अच्छा। संचार मतलब कम्युनिकेशन, जी। कम्युनिकेशन सेना। सर जो कम्युनिकेशन है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, देखो, बगैर कम्युनिकेशन के आज तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई है। राइट। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है, आप सपोज करो आपकी टुकड़ी सामने गई हुई है, जी। ठीक है, आप सेना में फ्रंट में खड़े हो, और फ्रंट में आप सेना में गए हो, आपकी टुकड़ी आगे आपने भेज दी है, आपके जवान लड़ाई के लिए आगे चले गए, सामने दुश्मन है, लेकिन अगर आपका बैक कम्युनिकेशन नहीं है, पीछे वाले जो सपोर्ट में बैठे हुए लोग हैं उनके साथ में आपका संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन नहीं है, तो आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो कम्युनिकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है लड़ाई के दौरान, लड़ाई हो किसी भी फील्ड में हो, कम्युनिकेशन संवाद बहुत जरूरी है। अगर आपके आपके आपका जो संवाद टूट गया किसी के साथ में, आपका कम्युनिकेशन टूट गया, तो आप यूं समझो आप
आपकी कुछ भी रीढ़ नहीं की चीज हड्डी रह रहा खत्म है, हो गई। तो बराबर यूँ है। बोलूंगा मैं कि जो कम्युनिकेशन है वो सेना में एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। तो मैं बिल्कुल। उस संस्था जो कि इंडियन आर्मी को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, जिसे सिग्नल कोर बोलते हैं, जी। सिग्नल कोर्प्स के नाम से जानते हैं, सिग्नल कोर्प्स का एक मैं सैनिक रहा हूँ। और आजीवन मैंने 28 साल की सर्विस की, उसी में काम करता रहा। सिपाही से सेना में भर्ती हुआ अच्छा। और परत दर परत समय पर जो भी मेरे अचीवमेंट थे, मैं परीक्षाएं देता रहा। सेना की परीक्षाएं, वो चाहे फिजिकल वो परीक्षा हो, चाहे वो मेंटली परीक्षा हो, उन सारी परीक्षाओं को पास करता गया और अपने रैंक को बढ़ाता गया। और फाइनली मेरी जो 28 इयर्स की सर्विस होती है सूबेदार रैंक की, 28 साल की सर्विस पूरी करके मैं क्या अभी बात है। एक नवंबर के दिन रिटायर होके अपने घर आगे से गुजरा। काफी जर्नी रही मेरी टफ। ये है तो मेरा। सर इन ये जो आपने 28 साल की जो देश सेवा की है, और सैनिक को तो हम कहेंगे कि आज भी वो जज्बा आपके अंदर है हाँ देखो। ना। सैनिक तो एक रिटायर, हम कह नहीं सकते कि किसान भी रिटायर नहीं है, सेना भी कोई रिटायर नहीं है। तो मैं एक सवाल ये पूछना चाहूंगा सर कि ये 28 साल के दरमियान आप कहाँ कहाँ सेवा में अपने सेवाएं दी, और कौन सी ऐसी जगह रही जो आपको हमेशा यादगार, आपको यादगारी बना देती है सर? देखो देखो सेना का मतलब ही चैलेंज है ना। सेना का पर्याय अगर बोला जाए तो सेना का पर्याय है परेशानी, डिफिकल्ट, कठिनाई, तकलीफ, मतलब डिसिप्लिन, मतलब तो वो नहीं बोलूंगा कि कहाँ कौन सा मोमेंट कितना अच्छा रहा। हाँ लेकिन काफी 28 साल के दौरान मैंने कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ पे काम नहीं किया। हम लोगों का क्या होता है, 3 साल के बाद तबादला होता रहता है, हर 2.5-3 साल में हम लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर जाते हैं, चले जाते हैं। तो ज्यादातर मेरी सर्विस जम्मू एंड कश्मीर में ही रही। अ, अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में भी रहा हूँ मैं, राजस्थान में भी रहा हूँ मैं, अ, इलाहाबाद में भी रहा, चंडीगढ़ में भी रहा, दिल्ली में भी रहा। तो मतलब बहुत सारी जगहों पे मैंने काम किया है। लेकिन सबसे मुझे यादगार, यादगार बोलो दुखद बोलो, दुखद तो नहीं कहूंगा, मेरा काम ही था वो, दुखद नहीं बोल सकता। वो मेरे लिए एक अच्छा, मतलब मेरी जो शारीरिक क्षमता को देखेंगे तो वो ठीक नहीं है, लेकिन वो मेरा काम था, तो काम के हिसाब से वो ठीक था। मैं अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड था, सन 2003 की बात है। तो सन 2003 में अरुणाचल प्रदेश में वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को जो अपना जो एरिया है, जिसको बोलते हैं अपनी सरहद, हमें अपनी सरहद की निगरानी के लिए जाना पड़ता है। अ, सप्ताह में 2 बार 4 बार या रेगुलरली कंटिन्यू चलते रहते हैं हम लोग, कि भाई दुश्मन देश कहीं कब्जा तो नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम उसको पेट्रोलिंग बोलते हैं, या रोड पेट्रोलिंग इस वक्त मतलब निगरानी जी करना, जी जी। निगरानी के लिए हम लोग जाते हैं। तो एक समय मैं निगरानी के लिए, मतलब बॉर्डर रेकी के लिए गया हुआ था, अपने एरिया की रेकी के लिए गया हुआ था अपनी टीम के साथ में। काफी 15-20 दिन का एक्सपीडिशन टाइप का, 20 दिन का था जर्नी हमारा। जंगलों में रहना था 20 दिन की जर्नी के दौरान। कंटिन्यू एक सिचुएशन ऐसी आई कि लगातार हमें 5 दिन तक कोई गांव ही नहीं दिखाई दिया, एक भी अच्छा। गांव नहीं। जंगलों में रहना, जंगलों में खाना, जंगलों में चलते रहना। सेल्फ कंटेंट थे, राशन ड्राई, मतलब इजी टू मेक, इजी टू मेक वाला जो राशन होता है, आसानी से बनने वाला, वो राशन हुआ करता था, वो लेकर हम चले। तो मुझे याद है भी सन 2003 की बात है वो। और तकरीबन हम एक पहाड़ी को, मतलब पहाड़ को हम चढ़ाई चढ़ रहे थे लगातार, 2 दिन तक चढ़ते रहे। 3 दिन हो गए लगातार, तीसरे दिन तक हम चढ़ाई चढ़ते रहे। और तीसरे दिन जब हम चढ़ाई चढ़ रहे तो तकरीबन मुझे सुबह 10 बजे के लगभग, मुझे आज भी याद है, सुबह 10 बजे मुझे पानी की प्यास लगी थी। पानी था नहीं, क्योंकि हम पहाड़ी कंटिन्यू लगातार चढ़ते होते, तो जब पहाड़ के ऊपर पानी नहीं रहता, ज्यादा पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, लिमिटेड पानी था, सारा खत्म हो गया। मुझे सुबह 10 बजे पानी की प्यास लगी थी। चल रहे हैं हम लोग, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, सुबह 10 बजे प्यास लगी, रात को 11 बजे तकरीबन इतना प्यास लगी, मुझे ही नहीं मेरे सारे साथियों को इतनी प्यास लगी थी। लेकिन अब महसूस तो मुझे हुआ था, तो मैं इसे अपने बारे में बताऊंगा। तो सुबह 10 बजे मुझे प्यास लगी थी, तो प्यास लगने की वजह से मुझे, मेरा गला सूख रहा था। अब लगा सकते हो कि जिस बंदे को सुबह 10 बजे प्यास लगी हो और उसको रात को 11 बजे के तकरीबन पानी कैसे नसीब हुआ। मेरे साथ के सारे जवान
कोई बोल रहा है मिठाई खा लो, कोई बोलता है रोटी खा लो, मतलब खाना खा लो, लेकिन हर जवान बोलता भाई खाना मत दो, पानी दो, पीने के लिए पानी दो। इतनी प्यास लगी हुई थी, मतलब गला प्यास के मारे सूख रहा था। और उस दिन दिन क्या था पता है? उस दिन अमावस्या का दिन था, कार्तिक अमावस्या का दिन। उस दिन देश के अंदर लोग दिवाली मना रहे थे, लोगों के घरों में मिठाइयां बट रही होगी, लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे, दीपक जला रहे होंगे, मतलब खुशियां मना रहे थे। लेकिन हम लोग सुबह 10 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक, मतलब पानी के लिए, एक बूंद के लिए तरस रहे थे। तो मुझे वो पल याद है आज भी कि यार देखो, मेरी जिंदगी देखो और देश के बाकी लोगों की जिंदगी को देखो। तो वो मोमेंट, उसके बाद हम लोग कैसे न कैसे करके, क्यों भाई जिंदगी, भाई जिंदा है तो सब कुछ है, अगर आप जीवित नहीं है तो सब कुछ खत्म है। जब तक जीवन है तब तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो हम लोग बैठे रहे, नींद किसको आने वाली थी? पहाड़ था, पहाड़ के ऊपर हम लोग ऐसे ही अपना तंबू सा लगा लिया, तंबू लगाया, तंबू में सब सो गए। रात को तकरीबन 12:30 बजे के लगभग बारिश हुई, तेज बारिश। अब तेज बारिश हुई, तेज बारिश के अंदर बारिश हुई तो पानी गिरा। अब पानी गिरा तो जिस तिरपाल के ऊपर हम सो रहे थे, उसी तिरपाल के ऊपर पानी गिरा। उस पानी, जब जगह उबड़ खाबड़ होती है तो गड्ढे टाइप के बन जाते हैं, प्लेन नहीं रहती है, तो पानी उस गड्ढे में भर गया। और तिरपाल थी, तो तिरपाल के ऊपर वो पानी भरा। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने स्लीपिंग बैग का मुंह खोला और मुझे इतनी प्यास लगी थी अंधेरे में। मैं, बगल में मेरा एक कटोरा था जिसके अंदर खाना खाते थे, उस कटोरे से उस पानी को देखा और उस पानी को मैंने से अपने हाथों से भर लिया और भर के उस कटोरे में भर दिया, पूरा भर लिया कटोरा, तकरीबन आधा लीटर होगा। उसमें क्या कीड़े गिरे थे, पत्ते थे, गंदा था, क्या था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मैंने उस कटोरे को उठाया और पी लिया आधा लीटर पानी। मुझे उस समय बड़ी तृप्ति मिली, संतुष्टि हुई। और देश में लोग दिवाली मना रहे थे। तो वो मोमेंट मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता कि यार सैनिक जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसा, भारत में तो मैं नहीं कहूंगा, भारत में तो लोग सेना का सम्मान ही करते हैं, लोग, हर व्यक्ति सम्मान करता है सेना का। लेकिन कुछ लोग हैं जो सेना को इतना ज्यादा सम्मान नहीं देते। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा कि सेना की नौकरी इतनी आसान भी नहीं है, बस एक जज्बा है। तो साथियों, जिस प्रकार से हम गुन्नाव साहब को सुन रहे हैं और जब वो अपनी स्टोरी को, जो रियल गाथा को सुना रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से समस्त दर्शक मित्रों को, देशवासियों को, कि अब सोचे हाउ मच इट वाज डिफिकल्ट टू ड्रिंक सच वाटर विच ही हैड ड्रंक। और कितना वो तड़पती हुई सुबह की 10 बजे उन्हें प्यास लगती है, मिडनाइट को सब बारिश आती है, कितनी उनको तकलीफ होती है। तो जो सेना है किस प्रकार से आपके लिए, मेरे लिए काम करती है। और महत्वपूर्ण बात इस प्रकार से गीत है कि जब देश में थी दिवाली, यहाँ पर एक दिवाली के दिन जब हम भी, स्वाभाविक बात है कि एक दूसरे के घरों में जाते हैं, विश करते हैं एक दूसरे को, हम लोग मिठाइयाँ बांटते हैं। ऐसी परिस्थिति में ना केवल गुन्नाव साहब को, लेकिन उनकी पूरी बटालियन जो उनके साथ थी, लगभग 3 दिन वो बता रहे हैं कि काफी समय उन्हें जंगल में जाना पड़ रहा है। उस परिस्थिति में उन्हें एक बूंद पानी नसीब नहीं हुआ। इसलिए सरकार भी कई बार कहती है कि आप सेव द वाटर, पानी को हमें बचाना है। तो बड़ी ही, जब वो बता रहे थे तो मुझे अंदर से सब फील हुआ, मेरे में रोंगटे खड़े हुए कि किस प्रकार से एक सैनिक का जीवन होता है। तो सर, हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको और आपके साथ में जितने भी लोग थे उस समय, वी सैल्यूट ऑल ऑफ यू। थैंक यू। कि आप लोग कितना एक गंभीर बात है ये, क्योंकि सेना में जाना या एक दिन की देशभक्ति और हर दिन की जो रूह में देशभक्ति है, वो तो हम हमारे भारतीय सेना को हम सैल्यूट करते हैं। सो इट वाज नॉट ओनली बिटर बट इट वाज ए वेरी स्वीट। और ऐसा एक्सपीरियंस गुन्नाव साहब का था कि जिसे वो कभी भूल नहीं सकते। तो गुन्नाव साहब, हम आपका चैनल के माध्यम से धन्यवाद करते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में आपने हमें समय दिया। और सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे, सर आपके बच्चे के बालक कितने हैं? हाँ, मेरा एक बेटा है जी। तो बस ठीक है, बेटा भी है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है अपनी, और इस वक्त चंडीगढ़ में है वो, जी। और तो आप इस मेडिकल समय की मध्य पढ़ाई कर। प्रदेश में हो? हाँ, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, क्योंकि मेरा जो रिटायरमेंट था, तो मेरी जो लास्ट पोस्टिंग चंडीगढ़ में थी, वो जी। चंडीगढ़ से ही मेरी मतलब लास्ट सर्विस का अंत हुआ।
तो वहाँ पे गवर्नमेंट सरकार की तरफ से मुझे सरकारी क्वार्टर मिला हुआ मकान, तो वहाँ पे बच्चा पिछले 3 सालों से वहीं पढ़ाई कर रहा है, तो वहीं रह रहा है अभी, उसकी जब तक पढ़ाई खत्म नहीं होगी तब तक चंडीगढ़ में रहेगा। सर आप कौन से, एक बार फिर मैं पूछना चाहूंगा, दर्शकों को रिमाइंड कराना चाहता हूँ सर, व्हाट वाज द ईयर, जब हम्म। कौन सा वो साल था जब आपने सेना ज्वाइन की थी सर, ईयर? तो आई वाज जॉइन इंडियन आर्मी इन 1996, 28 अक्टूबर सर 1996। कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध 1999 में। तो मैं एक और बात पूछना चाहूंगा सर, कारगिल युद्ध में क्या आपकी कुछ भूमिका रही आपके हाँ एग्जैक्टली, ग्रुप की? बिल्कुल। कारगिल युद्ध के दौरान मैं पठानकोट में सर्विस कर रहा था, पठानकोट में था, तो जो मेरा एओआर था, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरा ऑपरेशनल एरिया था, हम लोग वहां जाके डिप्लॉय हो गए अपने एरिया में। कभी भी कुछ भी होता है तो सब अपने अपने एरिया में डिप्लॉय हो जाते हैं, तो मैं अपने एरिया में डिप्लॉय रहा। तकरीबन मई में हम लोग गए हुए थे और सितंबर अक्टूबर में वहां से वापस रिटर्न होकर आया। जी तो बिल्कुल उसमें मैंने पार्टिसिपेट, पूरे युद्ध को मैंने पार्टिसिपेट किया था, क्या कारगिल बात युद्ध। है। वो सर जो हाटीपलिया है, जो आपका जो एक कस्बा है हाटीपलिया, हम्म, काफी लोगों से आपके बारे में हमने सुना है। हम्म, काफी लोग आज भी, जब हम कहीं गांव में गए तो काफी लोगों से हमने पूछा आपके बारे में, आपके कुछ बैनर भी हमने हाटीपलिया गांव में देखे, तो जी, जो आपकी लोकप्रियता और जो आपका स्वभाव है मिलनसार, जी, जी, बहुत सारे लोग सेना में भी जाते हैं या किसी दूसरी फील्ड में जाते हैं, लेकिन एक मिलनसार स्वभाव, जिस प्रकार से आपके पिताजी एक किसान और आप एक किसान के बेटे हो, बिल्कुल। तो मैं वही लाना चाहूंगा सर, जो किसान है आपके पिताजी और आप अभी भी खेती बाड़ी करते हैं सर आप? जी, मैं तो अभी खेती बट जस्ट अभी तो मैं रिटायर होके आया हूँ। नहीं मतलब तो खेती बाड़ी से हाँ, लगाव है सर मुझे आपको? लगाव है, क्यों नहीं है, लगाव है मेरे को, अभी मैं क्योंकि करूंगा सर खेती मैंने भी। आपके घर पे आकर देखा कि कुछ प्लांट, अपने पौधे लगाए, हाँ प्लांट ये किया। सब मेरे पिताजी के ही हाथ के बने हुए हैं सभी, जी, उन्होंने ही इनको लगाया हुआ था। तुम मैंने सोचा इनको क्यों ना अच्छे से मेंटेन किया जाए, उनकी यादगार में कम से कम ये कुछ तो रहे कि मतलब मेरी आप जिंदगी में नेचर उनको को भी याद बहुत कर। अपने लगाव में रखते हो। बिल्कुल। तो सर पिताजी। देशवासियों से जो अपने आप को जो तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, हम्म। जो नौजवान भाई बहन सेना के लिए, तो उनके लिए क्या आपका संदेश रहेगा सेना के लिए सर, उन जवानों के लिए? मैं तो ये कहूंगा हर यूथ को, मतलब हर जवान को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सेना ज्वाइन कीजिए। सेना एक बहुत अच्छी संस्था है जो आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाती है, आपको अनुशासित बनाती है, अनुशासन में रहना सिखाएगी, डिसिप्लिन में रहना सिखाएगी, आपको फिजिकल फिटनेस आपका बनाएगी, आपको आत्मनिर्भर बनाएगी और एक अच्छा सोल्जर बनाएगी। और मैं तो यही कहूंगा, और जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली है कि हर अग्निवीर वाली जो व्यवस्था सरकार ने की है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है सरकार ने। इस व्यवस्था की वजह से आज हमारे देश का हर यूथ, भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा जवान है, जवान का मतलब यूथ जनसंख्या, जी, मतलब जिनकी उम्र 18 से लेके 40 साल के बीच है। विश्व में राइट। सबसे ज्यादा वो जनसंख्या किस देश की है? भारत की है। तो हमारा देश जवान है, मतलब यूथ है हमारा देश, युवा देश। तो अगर हर एक बंदा अग्निवीर 4 साल की सेवा करेगा तो कुछ ही सालों में देश का हर जवान, हर यूथ सैनिक हो जाएगा। मतलब हर किसी को पार्टिसिपेट करने का एक मौका बिल्कुल, मिलता है। हर एक यूथ जब सैनिक हो जाएगा तो हर बंदा सैनिक, हर घर से सैनिक, हर एक जवान सैनिक, मतलब कहीं भी बाकी दूसरे काम करेगा वो लाइफ में, लेकिन उससे पहले एक सोल्जर रहेगा। जी, तो जब देश को उसकी जरूरत पड़ेगी तो किसी को भी खड़ा कर दो, लड़ने के लिए तैयार रहेगा। जरूरी नहीं कि वो किसी, कोई भी जा सकता है। और जो सिस्टम लगा गवर्नमेंट ने लाई है सरकार, मेरे हिसाब से तो बहुत सही है। जी, जी, तो हर एक सोल्जर, हर एक जवान, जो हमारा स्टूडेंट है बच्चा, हर बच्चे को मेरी तरफ से तो एक ही मतलब मेरी तरफ से एक बोलते हैं ना, मेरा संदेश है उनके लिए कि सेना ज्वाइन करो, किसी तौर पे भी करो, किसी रैंक से भी करो, कोशिश करो कि सेना में अधिकारी बनो, अफसर्स में जाओ, अ, पढ़ाई करके अच्छी अच्छी पोस्ट है। सेना इंसान को जीना सिखाती है। सेना आपको सेना आपको एजुकेट करती है। मेरे जैसा व्यक्ति, जिसे ये भी नहीं मालूम था मेरे गांव के सिवा, मुझे कुछ पता नहीं था, मतलब यूं कहूं तो मैं सिर्फ मेरा गांव और मेरा ही गांव, बस, जी, उससे ज्यादा मेरी जिंदगी कुछ नहीं थी। सेनाई एक ऐसा माध्यम है, सेनाई एक ऐसी संस्था है जिसमें रहकर मैंने अपनी तरक्की की, खुद की तरक्की, मेरे पूरे परिवार की तरक्की की। इवन सेनाई एक ऐसी संस्था है जिसकी वजह से मैं विदेश में भी रह के आया हूँ। विश्व अच्छा, शांति सेना को भी मैंने उसमें भी अपनी सर्विस दी है। तो उन सबका श्रेय भारतीय सेना को जाता है, अ, उनके अधिकारियों को जाता है और पूरे सिस्टम को जाता है। और सभी के लिए मेरा यही संदेश है कि आप
सेना ज्वाइन करो यार, सेना तो बहुत अच्छी संस्था है। ठीक है, आपको सबसे अच्छी चीज क्या है? फिजिकल फिटनेस, जी सर, वो तो आपका डिसिप्लिन, आपका फिटनेस देख के हमें पता चल रहा है, क्योंकि सच में आपने 20 फिजिकल इयर्स। फिटनेस, डिसिप्लिन, ईमानदारी, एजुकेशन, और ना जाने क्या क्या, मतलब हर एंगल से आपको सेना फिट बनाती है। ठीक है, जी जी। तो हर एक यूथ को सेना में जाना ही चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरनाथ साहब आपका थैंक यू। हमारे चैनल में, कि सच में जो बातें आपने बताई और जो आपके अनुभव आपने शेयर किए हैं, जी और लाजवाब अनुभव आपके रहे, क्योंकि हम यदि अगर सेना के बारे में बात करें करें और आपने खुद 28 इयर्स आपने जो वहाँ पर सेवाएं दे कर आए हो, वो हमने अनुभव, उसमें से कुछ अनुभव हमने लिए। तो साथ ही समय हम सुन रहे थे सूबेदार संतोष गुन्नावत साहब को, जो कि उन्होंने उनके अनुभव हमारे सामने शेयर किए हैं। और इससे तो 28 साल के अनुभव यदि इंसान चंद लफ्जों में कहे तो बहुत एक मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड हार्ड होता है। लेकिन जो उन्होंने बातें कही, एक एक अनुभव हमने उनसे पूछा कि आपको क्या ऐसा लगा कि आप सेना में जाए, तो उन्होंने कहा कि जो लता मंगेशकर जी थे, उनका जो गीत था वो सुन के जब वो सुनते थे, चाहे 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, तो उनको ऐसा फील होता था कि मुझे सेना में जाना चाहिए। और हम आपको बता दें कि जो देव पिपलिया एक गांव है, जो कि हाट पिपलिया है, हाट पिपलिया के एक ऐसे पहाड़ीले क्षेत्र में है, जिस गांव में एक जमाने में मोटरसाइकिल की तो बात बहुत दूर की बात है, उस गांव में साइकिल भी नहीं मिला करती थी, और शायद बैलगाड़ियां भी नहीं, मतलब एक बहुत ही पिछड़ा हुआ सर, गांव है। आज से 28 साल अगर पीछे जाके हम बात करें तो उस समय बारिश बहुत हुआ करती थी। अभी तो हर मौसम, यूं समझो कि हर मौसम कम होता जा रहा है। जी जी। प्राकृतिक ने हर चीज को कम कर दिया है, सिर्फ गर्मी गर्मी को छोड़ के। बारिश का जो मौसम होता है, बारिश का जो जो घनत्व होता था, वो अभी हमारे यहाँ पे बहुत काफी कम हो गया है। बरसात राइट। का घनत्व बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है, सर्दी भी ना के बराबर ही हमारे यहाँ पे पड़ती है। हाँ, धूप सबसे ज्यादा होती है, गर्मी का ग्रीष्म ऋतु का मौसम। तो हम जब आज से 28 साल पहले जब हम वो थे, तो बारिश लगातार 15-15, 20-20 दिन तक लगातार बारिश होती रहती थी। अच्छा। हम वहाँ पे देव पिपलिया से हार्ड प्ले आते थे, तो रोड सड़कें वगैरह कुछ थी, व्यवस्था थी नहीं, बिल्कुल पैदल आते थे स्कूल पढ़ने के लिए। घुटनों तक का कीचड़ हुआ करता था, उस कीचड़ में हम लोग आते थे। मतलब काफी काफी डिफिकल्ट जर्नी रही लाइफ की। ठीक है, और फिर भी मेरे हिसाब से तो जिंदगी एक चैलेंज है, और हर चैलेंज को बंदे को खुश होके खुशी के साथ में जीना चाहिए। अगर जो वो बंदा ही क्या जो चैलेंज को एक्सेप्ट ना करे, हर चीज आपको सीधी मिल गई जीवन में, अगर कोई भी चीज आपको मिली है, आपने कोई चीज को हासिल किया, अगर आपको डायरेक्टली सीधा किसी ने दे दिया, तो आपके पास उसकी वैल्यू नहीं रही। बिल्कुल सही है। अगर चीज मेहनत से और परिश्रम से हासिल की है आपने, तो बड़ी कठिनाई के साथ में, तो आपको उसको वैल्यू रहेगी। तो देखिए, गुरनाथ साहब ने बताई बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने उनके जो शिक्षा के दिवस थे, किस प्रकार से वो आया करते थे, 15-15 दिन, 8-8 दिन जो बारिश हुआ करती थी। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जीवन ही एक चुनौतियों से भरा हुआ है, और यदि हम फ्री में कोई चीज मिल जाती तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो वही संघर्ष का वो जीता जागता एक उदाहरण सेटअप किया है गुरनाथ साहब ने, न केवल उनके परिवार के लिए, न केवल देव पिपलिया के लिए, परंतु पूरे देवास जिला और देश के लिए, हमारे जवान भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छा जीता जागता उदाहरण हमारे सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो हम हमारे चैनल के माध्यम से दर्शक मित्रों आपसे विशेष अपील करेंगे कि जब हम हमारे घरों में बैठे हैं, तो हमें हमेशा किसान और हमारे जवान की जो इज्जत है वो दिल से करना चाहिए। जो कि गुरनाथ साहब ने 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें भी उन्होंने अपने फर्ज को, कर्तव्य को निभाया था। साथ ही साथ जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण उनसे अनुभव हमने उनका लिया है कि किस प्रकार से जंगल में पूरी टीम उनकी जाती है, किस प्रकार का पानी है। जरा आप सोचिए, यदि हमें पानी ना मिले और इस प्रकार का पानी हमें पीना पड़े, तो हमारी लाइफ स्टाइल क्या होगी। तो सैनिक का जीवन ही एक साहस से, सैनिक और साहस से संघर्ष, वो संघर्ष से भरा होता है, और उसके बाद इस सैनिक को सफलता मिलती है। तो गुरनाथ साहब का स्पष्ट शब्दों में यही कहना है कि सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो संघर्ष करता है, और वो जीवन भी क्या जो संघर्ष ना किया हो। तो इसी के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ, और भी आने वाले समय में और भी कुछ अनुभव उनसे हम लेंगे। यदि आपको ये इंटरव्यू अच्छा लग रहा है
आप सोच रहे हैं कि और भी हमें सैनिक के बारे में जानना चाहिए, सैनिक का परिवार कैसा रहता है, सैनिक कैसे अपने परिवार के, और आज तो ये हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से हम एक दूसरे को व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मतलब ऐसा फील होता है कि हम पास में बैठे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर उस जमाने में आप वो अंतरदेशीय पोस्ट कभी लिखा अपने परिवार को? एक और हमसे आप बात पूछ लेते सर। जैसे हाँ, आपने सर एक आज आज सर मतलब जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन बहुत एक अच्छा रोल निभाती है, तो क्या आपने अपने पेरेंट्स के साथ, भाइयों के साथ कभी ऐसा अंतरदेशीय लिफाफा, क्या बोलते हैं उसको, कभी कम्युनिकेशन किया, परिवार से किया था क्या? बिल्कुल किया। सन 2003 2004 के पहले तो सारा कम्युनिकेशन नहीं होता था, मतलब चिट्ठियां लिख लिख के। चिट्ठी जैसे ही सर, एक ऐसा जरिया था। सर मान लीजिए अभी तो तुरंत हम फोन लगाते, तुरंत बात होती है, लेकिन उस समय जैसे आपने चिट्ठी आज लिखी, आज आपका दिल का दर्द आपने दिया है, खुशी दी, तो वो उनको शायद 15 दिन के बाद उनको मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सपोज करो घर में कोई कुछ घर में कोई घटना घट गई, सडनली कोई घटना घट गई, तो चिट्ठी में लिखा हुआ कि घर में यहाँ तकलीफ हो गई, तो तब तक वो तकलीफ ही दूर हो जाती थी जब तक चिट्ठी पहुंचती नहीं थी। हाँ, लेकिन चिट्ठियां ही एक ऐसा माध्यम था जिनको पढ़ के ना आदमी को मन को शांति। मुझे आज भी याद है, मैं जब भी मेरे घर से चिट्ठी आती थी तो मैं उस चिट्ठी को 10-10 बार पढ़ता था। 10-10 बार उस चिट्ठी को खोल के बार-बार पढ़ता था, 10-10 बार। जब भी हमारा पोस्टमैन, जो हमारा डाकिया डाक लेके आता था, तो हम लोग सब लोग इंतजार करते थे कि यार आज मेरी भी चिट्ठी आएगी, मेरी भी चिट्ठी आएगी। सभी लोग एक दूसरे, जिसकी चिट्ठी नहीं आती थी तो हम दूसरों की चिट्ठियां पढ़ते थे। तो वो जो चीज बॉर्डर मूवी में दिखाई गई, वही सब सेना में पहले हुआ करती थी। अभी तो मीडिया मतलब कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, जनरेशन बहुत टेक्नोलॉजी, आईटी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो अभी तो सब इन चीजों का तो नहीं है, लेकिन हाँ उस जमाने की चिट्ठियां मेरे पास तो आज भी रखी हुई, संभाल के क्या रखी है बात मैंने। 1900 सन 2004-3 तो उस तक की चिट्ठियां अभी तक हम लोगों ने संभाल के अपने पास रखी हुई है, कितना बड़ा सा बंडल बनाया हुआ। क्या बात है। तो साथियों, जिस प्रकार से आपने सुना कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ मच इट वाज डिफिकल्ट ड्यूरिंग दोस डेज, बट हाउ इट्स इजी इन दिस एरा। तो हमने जो सूबेदार साहब की मुंह जुबानी इस कहानी को सुना, और ये बात सत्य है, हकीकत है कि जब हम उस जमाने में पत्र व्यवहार किया करते तो कितनी कठिनाइयों को होता था। कई बार बारिश के चलते भी शायद पत्र समय पर ना पहुंचे, और जब तक पहुंचे तो शायद वो दर्द था वो भी ठीक हो जाए, और कोई ठीक अच्छी कहानी तो जब तक दर्द हो, बहुत सारी कहानी होती थी। तो क्या आप चाहते हो कि इसी प्रकार की कहानियों को हम दूसरे एपिसोड में लेके आए? क्या आप चाहते हो कि सूबेदार संतोष गुन्नाव साहब की और भी स्टोरी को हम आपके सम्मुख लेके आए? तो जरूर आप डिस्क्रिप्शन, आप जरूर हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और हमें बताइएगा। हमेशा हमें हमारे देश के जवानों का और किसानों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमें दिल से करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप सुरक्षित हो, मैं सुरक्षित हूँ, देश सुरक्षित है। उन्हीं की वजह से आज हम अच्छा भोजन कर पा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों रुपए भी यदि हमारे पास होंगे, सोना चांदी होगा, उससे हम हमारे भूख को मिटा नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर इनके पास भोजन था लेकिन पानी नहीं था, वो अपनी प्यास को मिटा नहीं पा रहे थे, लेकिन वहां पर ईश्वर की कृपा से पानी बरसा, मेह बरसा, और बहुत सारी वहां पर गाथा हुई। तो देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7, और मिलते हैं जल्द ऐसे ही कोई दूसरे एपिसोड के साथ। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार।